स्वागत। आज हम तनाव और चिंता के परिणामों पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। मतलब ये हमारी जिंदगी के लगभग हर हिस्से को कैसे छूते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि शरीर, मन और हमारे व्यवहार पर क्या-क्या असर पड़ते हैं। हाँ, तो आज का मकसद सिर्फ लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़ा है। बिल्कुल। और ये समझना भी जरूरी है कि ये कोई अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि एक पूरे सिस्टम का रिएक्शन है। अच्छा। और इन संकेतों को जल्दी पहचानना मतलब बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम इन्हें नजरअंदाज करते रहते हैं। हाँ, जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। हाँ, जब तक कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर हावी ना हो जाए। तो जल्दी पहचानना ही आप कह सकते हैं मैनेजमेंट की चाबी है। ठीक है। तो फिर मानसिक और भावनात्मक स्तर से शुरू करते हैं। हाँ, करते हैं। जानकारी के हिसाब से एक आम अनुभव है वो लगातार चिंता या एक अजीब सा डर महसूस करना, और साथ में चिड़चिड़ापन या मूड का तेजी से बदलना। क्या ये सिर्फ एक खराब मूड से ज्यादा कुछ है? मतलब हाँ, ये यकीनन सिर्फ एक खराब दिन होने से कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है। देखिए, जब तनाव लगातार बना रहता है ना, हाँ। तो हमारा जो भावनात्मक संतुलन है वो बिगड़ जाता है। वो चिड़चिड़ापन असल में शायद हमारे नर्वस सिस्टम का ओवरलोड होना है। अच्छा। और वो जो ध्यान लगाने में या चीजें याद रखने में मुश्किल होती है, जिसका जिक्र भी है उसमें, हाँ, वो भी है। वो भी इसी से जुड़ा है। इसे आप कॉग्निटिव ओवरलोड कह सकती है। मतलब सोचिए, जैसे कंप्यूटर पर बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ खोल दें तो वो धीमा हो जाता है। हाँ, हैंग होने लगता है। हाँ, हैंग होने लगता है। तो दिमाग के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है जब उस पर लगातार तनाव का बोझ हो। ये एक अच्छी मिसाल है वैसे। और फिर वो अभिभूत महसूस करने वाली बात, जैसे सब कुछ बहुत ज्यादा लग रहा है। और छोटी छोटी बातों पे भी निराशा हो जाती है, ये भी लिखा है। हाँ, और ये जो अभिभूत महसूस करना है ना, ये अक्सर प्रेरणा की कमी या रोजमर्रा के कामों में दिलचस्पी खोने से जुड़ जाता है। अच्छा। जिसका जिक्र भी है सामग्री में। जब दिमाग पहले से ही इतना भरा हुआ महसूस कर रहा हो, तो नई चीजें शुरू करने या रोज के काम निपटाने के लिए वो मानसिक ऊर्जा जुटाना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और नींद की समस्याएं वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे, है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे सोने में मुश्किल होना या फिर सुबह उठकर भी थकावा लगना। हाँ, और यहाँ पर वो कनेक्शन और भी साफ दिखता है जिसकी हम बात कर रहे थे। कैसे? देखिए, नींद की कमी सीधे तौर पर अगले दिन आपके ध्यान, आपके मूड, आपके चिड़चिड़ेपन को प्रभावित करती है। सही बात है। फिर खराब मूड और थकान के कारण सोना और मुश्किल हो सकता है। तो ये एक तरह का चक्कर बन जाता है जिससे बाहर निकलना मुश्किल लगता है। ये सारे मानसिक और भावनात्मक लक्षण एक उलझे हुए जाल की तरह हैं, जहां एक धागा खींचो तो पूरा जाल हिल जाता है। तो साफ है कि मानसिक असर कितने फैले हुए हो सकते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो मानसिक उथल-पुथल है, ये सिर्फ हमारे विचारों और भावनाओं तक नहीं रहती। हमारा शरीर, वो भी इस पर रिएक्ट करता है। हाँ, अक्सर ऐसे तरीकों से जिन पे शायद हम तुरंत ध्यान भी नहीं देते, जैसे कि सिर दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव। हाँ, ये तो क्लासिक संकेत है। देखिए, शरीर तनाव को एक तरह के खतरे की तरह लेता है ओके। और अपनी लड़ो या भागो वाली प्रतिक्रिया शुरू कर देता है। मतलब एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन निकलते हैं। अच्छा। जो मांसपेशियों को कसते हैं, दिल की धड़कन बढ़ाते हैं, ताकि हम उस कथित खतरे का सामना कर सकें। ठीक है। पर दिक्कत तब होती है जब ये खतरा लगातार बना रहे, जैसे काम का प्रेशर, रिश्तों की चिंता। तो शरीर भी लगातार हाई अलर्ट पर रहता है। तो वहीं खिंचाव दर्द बन जाता है। बिल्कुल, वही मांसपेशियों का खिंचाव फिर दर्द में बदल जाता है। और वो थकान जो आराम करने के बाद भी नहीं आती। हाँ, ये अक्सर एक गहरी अंदरूनी थकावट होती है। लगातार स्ट्रेस हार्मोन के असर में रहने से शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाती है। ये ऐसा है जैसे आप लगातार एक अनदेखा बोझ उठाए हुए हैं, इसीलिए पूरी रात सोने के बाद भी सुबह ताज़ा महसूस नहीं होता। यहाँ बात और गहरी हो जाती है जब हम उन शारीरिक संकेतों पर आते हैं जो शायद उतने साफ ना हो, जैसे तेज धड़कन, सीने में जकड़न या सांस लेने में तकलीफ। हाँ, कई बार तो लोग इन्हें किसी गंभीर बीमारी का लक्षण समझ लेते हैं। और कई मामलों में डॉक्टर से जांच करवाना सही भी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अक्सर ये लक्षण सीधे तनाव की प्रतिक्रिया से जुड़े होते हैं। अच्छा। हाँ, दिल का तेज धड़कना मतलब शरीर ज्यादा ऑक्सीजन पंप करने की कोशिश कर रहा है। सीने में जकड़न मांसपेशियों के तनाव या तेज सांस लेने से हो सकती है। और पेट की समस्याएं, जैसे अपच, पेट दर्द या भूख में बदलाव। हाँ, वो भी बहुत आम है।
तनाव आपके पाचन तंत्र को धीमा कर सकता है या उसमें ऐंठन पैदा कर सकता है। कभी भूख बहुत लगती है, कभी बिल्कुल नहीं लगती। सामग्री में ये भी बताया गया है कि लंबे समय तक तनाव से हमारा इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो सकता है। हाँ, बिल्कुल सही। जिससे हम ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं। हाँ, क्योंकि क्रॉनिक स्ट्रेस जो है वो कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ाता है और लंबे समय में ये इम्यून सिस्टम के काम में रुकावट डाल सकता है। तो मतलब सर्दी जुकाम भी आसानी से पकड़ लेता है? हाँ, सामान्य सर्दी जुकाम से लेकर दूसरे इन्फेक्शंस का खतरा बढ़ जाता है। और अगर हम इसे और बड़ी तस्वीर में देखें, जैसा कि स्रोत इशारा करता है, हाँ। तो लंबे समय तक चलने वाला ये शारीरिक तनाव हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियों और यहाँ तक कि डायबिटीज जैसी गंभीर और पुरानी बीमारियों में भी योगदान दे सकता है। अरे बाप रे। तो ये साफ है कि तनाव सिर्फ दिमाग में नहीं है, ये हमारे पूरे शरीर को गहराई से प्रभावित करता है। शरीर लगातार संकेत भेज रहा होता है, हमें बस उन्हें सुनना और समझना सीखना है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि हमारा शरीर कैसे हमें चेतावनी देता है। अच्छा, अब अगर हम व्यवहारिक परिणामों की तरफ बढ़ें, तो ये जानना भी दिलचस्प है कि तनाव हमारे काम करने के तरीकों, हमारी आदतों को कैसे बदल सकता है। स्रोत कहता है कि एक आम प्रतिक्रिया है लोगों या तनावपूर्ण लगने वाली स्थितियों से बचना। हाँ, इसे अवॉइडेंस कोपिंग कहते हैं, मतलब बचने की कोशिश करना। अच्छा। थोड़ी समय के लिए तो ये चिंता कम करने का तरीका लग सकता है। जैसे अगर आप उस प्रेजेंटेशन से बच गए जिससे डर लग रहा था, तो उस पल का तनाव टल गया। हाँ, तात्कालिक राहत। हाँ, लेकिन लंबे समय में ये समस्या को बढ़ाता है और आपका आत्मविश्वास भी कम करता है। ये व्यवहार सीधे तौर पर उसी अभिभूत होने वाली भावना से जुड़ा है जिसकी हमने पहले बात की थी। इसी तरह टाल मटोल करना, मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन, या शुरू किए गए काम को पूरा करने में परेशानी होना, हाँ, वो भी। क्या ये भी उसी भावना या प्रेरणा की कमी का नतीजा है? अक्सर हाँ, जब कोई काम बहुत बड़ा या मुश्किल लगता है, खासकर जब आप पहले से ही तनाव में हो, तो उसे टाल देना आसान लगता है और ध्यान लगाने में जो मुश्किल होती है वो भी इसमें भूमिका निभाती है। और फिर ये भी एक चक्कर बन जाता है। बिल्कुल, काम टालने से अपराध बोध और तनाव और बढ़ता है, जिससे उसे करना और मुश्किल हो जाता है। खाने की आदतों में बदलाव का भी जिक्र है। कुछ लोग तनाव में ज्यादा खाने लगते हैं ना, खासकर वो कंफर्ट फूड्स। हाँ, और कुछ लोगों की भूख बिल्कुल मर जाती है। अच्छा, दोनों तरह से होता है। हाँ, ये भावनात्मक खान-पान या भूख का कम होना दोनों ही शरीर के तनाव प्रतिक्रिया और मूड से गहरे जुड़े हुए हैं। कॉर्टिसोल हार्मोन भूख को बढ़ा सकता है, खासकर मीठी और फैट वाली चीजों के लिए। वहीं दूसरी तरफ बहुत ज्यादा तनाव पाचन को धीमा करके भूख को दबा भी सकता है। ये हर व्यक्ति में अलग हो सकता है। सामग्री में शराब, कैफीन या सिगरेट जैसी चीजों का बढ़ता इस्तेमाल भी एक व्यवहारिक बदलाव बताया गया है। हाँ। और एक और लक्षण है बेचैनी, जैसे आराम से बैठ ना पाना, हमेशा कुछ करते रहना या पैर हिलाते रहना। हाँ, ये जो पदार्थ है शराब, निकोटीन, ये अक्सर तनाव से निपटने के कह सकते हैं गलत तरीके बन जाते हैं। ये थोड़ी देर के लिए चिंता कम कर सकते हैं, पर समस्या की जड़ को ठीक नहीं करते और निर्भरता या दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं। और कैफीन? कैफीन का ज्यादा सेवन चिंता और नींद की समस्याओं को और बढ़ा सकता है। और वो बेचैनी, वो जो शारीरिक घबराहट महसूस होती है, वो शरीर में लगातार दौड़ रहे तनाव हार्मोन का ही एक और संकेत है। यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है कि हम इन व्यवहारिक बदलावों को सिर्फ बुरी आदतें न मानकर तनाव के संभावित संकेतक के रूप में कैसे पहचानें। सही बात है। अक्सर ये बदलाव धीरे धीरे आते हैं और हम या हमारे आसपास के लोग इन्हें नोटिस तो करते हैं, पर शायद तनाव से जोड़ नहीं पाते। बिल्कुल। इन सभी मानसिक, शारीरिक और व्यवहारिक परिणामों को एक साथ देखें तो ये साफ है कि अगर तनाव और चिंता को संभाला न जाए, तो इसके लंबे समय में परिणाम गंभीर हो सकते हैं। स्रोत बर्नआउट की बात करता है। मतलब पूरी तरह से शारीरिक और भावनात्मक थकावट, बर्नआउट, अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियां और यहाँ तक कि पुरानी शारीरिक बीमारियां होने का खतरा भी। इसीलिए शुरुआती प्रबंधन इतना जरूरी हो जाता है। और अच्छी बात यह है कि स्रोत प्रबंधन के लिए कुछ ठोस रणनीतियां भी बताता है। ये सिर्फ लक्षणों को दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि तनाव के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को बदलने और लचीलापन बनाने के बारे में है। जैसे नियमित व्यायाम, वो कैसे मदद करता है? शारीरिक गतिविधि न केवल तनाव हार्मोन को कम करती है, बल्कि मूड अच्छा करने वाले एंडोर्फिन्स भी रिलीज करती है। ओके। और गहरी सांस लेने के व्यायाम, उनका भी जिक्र है। हाँ, गहरी धीमी सांसें
सीधे हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। वो क्या है? वो हमारे शरीर का आराम और पाचन मोड है, लड़ो या भागो का उल्टा। अच्छा। तो कुछ मिनट की गहरी सांसें भी दिल की धड़कन धीमी कर सकती हैं, मांसपेशियों को आराम दे सकती हैं और मन को शांत कर सकती हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली और तुरंत उपलब्ध चीज है। और नींद की दिनचर्या सामग्री उस पर भी जोर देती है। हाँ, हमने देखा ना कि नींद की कमी कैसे तनाव के चक्कर को बढ़ा सकती है। सही है। तो पर्याप्त और अच्छी क्वालिटी की नींद शरीर और दिमाग को ठीक होने और रीसेट होने का मौका देती है। एक नियमित सोने जागने का समय बनाना, सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करना, ये सब मदद कर सकता है। और सामाजिक समर्थन, लोगों से बात करना। हाँ, किसी भरोसेमंद दोस्त, परिवार के सदस्य या फिर किसी काउंसलर से बात करना। ये कितना महत्वपूर्ण है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी भावनाओं और चिंताओं को किसी के साथ बांटने से अकेलेपन का एहसास कम होता है। हमें एक अलग नजरिया मिल सकता है। कभी-कभी सिर्फ ये जानना कि कोई हमारी परवाह करता है, यही बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। और पेशेवर मदद जैसे काउंसलर या थेरेपिस्ट से बात करना, वो तो तनाव के मूल कारणों को समझने और स्वस्थ तरीके सीखने में और भी असरदार हो सकता है। अंत में स्रोत शांत करने वाली गतिविधियों में शामिल होने की सलाह देता है, जैसे प्रार्थना, ध्यान, प्रकृति में घूमना। हाँ, या कोई ऐसा शौक जिसे खुशी मिले। ये कैसे काम करती हैं? ये गतिविधियां हमें वर्तमान क्षण में वापस लाती हैं और दिमाग की जो लगातार बकबक चलती रहती है ना, उसे शांत करने में मदद करती हैं। ध्यान और माइंडफुलनेस अभ्यास हमें अपने विचारों और भावनाओं को बिना जज किए देखना सिखाते हैं। प्रकृति में समय बिताने का भी मन और शरीर पर बहुत शांत असर पड़ता है। जरूरी ये है कि व्यक्ति वो गतिविधि ढूंढे जो उसके लिए काम करती हो। इन सभी प्रबंधन रणनीतियों को देखते हुए एक बात तो साफ है, ये सब सक्रिय कदम है। ऐसा नहीं है कि तनाव अपने आप चला जाएगा। बिल्कुल नहीं। हमें जानबूझकर अपने शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए कोशिश करनी होगी। बिल्कुल, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए, तनाव तो जीवन का हिस्सा है ना? हाँ, वो तो है। लेकिन हम ये सीख सकते हैं कि उस पर कैसे प्रतिक्रिया दें ताकि वो हम पर हावी न हो। ये रणनीतियां हमें तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करने के लिए बेहतर तैयार करती हैं और हमें जल्दी ठीक होने में मदद करती हैं। ये सिर्फ सर्वाइव करने के बारे में नहीं है, बल्कि तनाव के बावजूद फलने फूलने के बारे में है। तो इस सारी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने देखा कि तनाव और चिंता कोई एक अकेली चीज नहीं है। नहीं, बल्कि ये हमारे मन, शरीर और व्यवहार पर कई अलग-अलग लेकिन आपस में जुड़े हुए तरीकों से असर डालते हैं। मानसिक स्तर पर चिंता, ध्यान में कमी, शारीरिक स्तर पर दर्द, थकान और गंभीर बीमारियों का खतरा भी, और व्यवहारिक स्तर पर बचाव, टालमटोल और अस्वास्थ्यकर आदतें। सही। सबसे जरूरी बात जो इस जानकारी से निकल कर आती है वो है इन संकेतों के प्रति जागरूकता और उनके आपसी संबंध को समझना। हाँ, और शायद आखिरी बात यही है कि हमें इन लक्षणों को अलग अलग करके नहीं देखना चाहिए। ये एक जटिल, एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रणाली की प्रतिक्रियाएं हैं। जब हम सिरदर्द को सिर्फ सिरदर्द नहीं बल्कि संभावित तनाव का संकेत मानते हैं, या जब हम अपनी टालमटोल की आदत को अपनी मानसिक स्थिति से जोड़कर देखते हैं, तभी हम समस्या की जड़ तक पहुंच सकते हैं। सही कहा। शरीर, मन और व्यवहार लगातार एक दूसरे से बात कर रहे हैं, खासकर तनाव की स्थिति में। इस बातचीत को सुनना और समझना ही प्रभावी प्रबंधन की दिशा में पहला कदम है। ये एक बहुत ही सशक्त नजरिया है। इस गहरी बातचीत के अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं जो इसी स्रोत सामग्री पर आधारित है, लेकिन जिस पर हमने सीधे तौर पर बात नहीं की। जरूर। सवाल ये है कि हमारे रोजमर्रा के माहौल में ऐसे कौन से छोटे छोटे, लगभग अदृश्य तनाव हैं जिन्हें माइक्रो स्ट्रेसर्स कहते हैं, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे लगातार आने वाले नोटिफिकेशंस, ट्रैफिक में फंसना, काम की छोटी मोटी परेशानियां। सवाल यह है कि क्या इन छोटे तनावों का लगातार जमा होना समय के साथ हमारे पूरे स्वास्थ्य पर एक बड़ा संचयी असर डाल सकता है? ये सोचने वाली बात है। शायद इस पर विचार करने से हमें अपने दैनिक जीवन में तनाव के स्रोतों को बेहतर ढंग से पहचानने में मदद मिले।